नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास से कड़े मार्ग में एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसमें 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है। इस बैठक में न सिर्फ आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी, बल्कि एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच कैसे बेहतर तालमेल हो, इसे लेकर भी फैसला हो सकता है। बैठक में एनडीए के सभी एमपी, एमएलए, एमएलसी और जिलाध्यक्ष को बुलाया गया है। बैठक पर अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक अन्य मार्ग में आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और एनडीए की इस बैठक पर तमाम सियासी निगाहें टिकी हुई हैं कि इस बैठक में क्या कुछ होता है। लेकिन एनडीए की ये बैठक लगभग 4 सालों के बाद हो रही है और जाहिर सी बात है 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें तमाम एनडीए के सांसद, विधायक, एमएलसी और जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे और इसमें वो तमाम रणनीतियां बनेगी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को कैसे शानदार जीत मिले। चूंकि नीतीश कुमार से लेकर एनडीए के तमाम बड़े नेताओं ने दावा किया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में 220 से 225 सीट पर एनडीए को जीत मिलेगी। जाहिर सी बात है उसके लिए एक बड़ी रणनीति बनानी पड़ेगी और इसी रणनीति को लेकर आज ये बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों पर जनता के बीच में जाया जाए। साथ ही जो बिहार सरकार ने विकास कार्य किए हैं या फिर केंद्र सरकार ने जो बिहार के लिए योजनाएं दी हैं उसकी जमीनी स्थिति क्या है, इसके बारे में भी तमाम नेताओं से फीडबैक लिया जाएगा। साथ ही संगठन कैसे मजबूत हो और एनडीए के नेता और कार्यकर्ताओं में बेहतर तालमेल कैसे बैठे, इसे लेकर भी इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा होने की पूरी संभावना है। साथ ही इसकी भी कोशिश होगी कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए ताकि एनडीए के तमाम घटक दलों में अगर किसी बात को लेकर सहमति हो तो उसमें सहमति बनाई जाए। और इस बैठक में नजर इस बात पर भी लेकर टिके रहेगी कि नीतीश कुमार इस बैठक में जब संबोधन करते हैं तो एनडीए नेताओं और कार्यकर्ताओं को किस तरीके से उत्साह भरते हैं और आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या महत्वपूर्ण टिप्स देते हैं। लेकिन इस बैठक को लेकर कई सियासी संकेत भी मिलने की पूरी संभावना है कि एनडीए की इस बैठक में 2025 को लेकर क्या रणनीति बनेगी। लेकिन उसके पहले 4 सीट पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उसे लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है कि उस चारों सीट को कैसे जीता जाए, जिसका दावा लगातार एनडीए के नेता करते हैं। तो जाहिर सी बात है एक अन्य मार्ग पर सियासी निगाहें टिकी हुई हैं कि इस बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और आज से बड़ी खबर है, जहां झारखंड चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा ने इस्तीफा दिया है। पार्टी के सभी पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तीफा पत्र भेजा है। भवनाथपुर से चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे थे। भवनाथपुर सीट जेएमएम के हिस्से में जाने से नाराजगी हुई। भवनाथपुर के प्रखंड पदाधिकारी भी इस्तीफा दे चुके हैं, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तीफा पत्र भेज दिया जा चुका है। भवनाथपुर से टिकट नहीं मिल पाया क्योंकि सीट जेएमएम के खाते में चली गई और ऐसे में नाराजगी बढ़ी। और अविनाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अविनाश, कांग्रेस को एक और झटका मानस सिन्हा के तौर पर क्या कुछ हुआ? देखिए, मानस सिन्हा लगातार अगर आप कहें तो नाराज चल रहे थे और उनकी दावेदारी भवनाथपुर सीट से थी। आपको याद होगा कि पिछले 2019 के चुनाव में भी वो बागी हुए थे, हालांकि उस वक्त उन्हें मना लिया गया था। उनके समर्थक जो हैं या हम कहें कि पार्टी के जो पदाधिकारी हैं प्रखंड स्तर के, उन्होंने सबसे पहले इसके खिलाफ पत्रकार वार्ता की थी। उसके बाद उसमें ये आरोप लगाया था कि किस तरह से जिसके खाते में ये सीट गई है और जिसको उम्मीदवार बनाया गया है उसने पार्टी का झंडा जलाने का काम किया। अनंत प्रताप देव पर ये आरोप लगे थे और उसके बाद उन जो पदाधिकारी हैं उन्होंने पहले इस्तीफा दिया था रोज पहले। अब देर रात जो पत्र जारी किया गया है और मीडिया के जितने भी बंधु हैं उनको भेजा गया है, उसमें ये आरोप लगाया गया है कि वो लगातार पार्टी से जुड़े रहे लेकिन पार्टी ने उन्हें सम्मान नहीं दिया है, इसलिए वो पार्टी के सभी पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। और इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि लगातार चाहे वो बीजेपी की बात कर लें या कांग्रेस की बात कर लें, जिन्हें भी टिकट नहीं मिल रहा है वो बागी बन रहे हैं और बागियों को मनाने का भी दौर चल रहा है। जी, चलिए, शुक्रिया अविनाश अपडेट के लिए आपका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा हमला किया है। कोलकाता में अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के लोगों से अपील करते हुए कहा कि 2026 में बंगाल में परिवर्तन से शांति आएगी। 2026 में अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो हम घुसपैठ पर रोक लगाएंगे और राज्य में शांति सुनिश्चित करेंगे। अमित शाह ने आरोप लगाया कि बंगाल में रविंद्र संगीत की जगह बमों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। बंगाल में राज्य सरकार घुसपैठ करा रही है। गाय और कोयले की तस्करी रोकने के लिए
पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ बीजेपी सदस्य बनाने होंगे। अमित शाह ने रविवार को कोलकाता में बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में शुभेंदु अधिकारी और मिथुन चक्रवर्ती भी मौजूद थे। जिस तरह से स्टेट स्पॉन्सर घुसपैठ हो रही है उसको रोकना है तो इसका एकमात्र रास्ता है कि 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बंगाल के अंदर रविंद्र संगीत की जगह बम धमाके सुनाई पड़ते हैं, इसको रोकना चाहते हैं बंगाल की जनता, तो इसका एकमात्र रास्ता है 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कानूनी आवाजाही की व्यवस्था न हो तब आवाजाही अवैध रूप से होती है, और जब अवैध रूप से आवाजाही के रास्ते खुलते हैं वो बंगाल की, भारत की शांति को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं, 26 में परिवर्तन कर दीजिए, इस घुसपैठ को हम पूर्णतया रोक कर दम लेने वाले हैं। और शांति बंगाल में तभी हो सकती है जब एक घुसपैठ रुक जाए। खबर अरवल से है, जहां एक बार फिर से अस्पताल व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रविवार को सदर अस्पताल के मुख्य द्वार के सामने ही ऑटो में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। जानकारी के मुताबिक प्रसव वार्ड में तैनात डॉक्टरों से परिजनों ने काफी मन्नतें की, लेकिन कोई भी स्वास्थ्य कर्मी नहीं पहुंचा, जिस कारण ऑटो में चादर तानकर दर्द से तड़पती महिला का प्रसव कराया गया। काफी देर बाद स्वास्थ्यकर्मी ने उसे इलाज के लिए वार्ड में भर्ती कराया। हालांकि रोस्टर के मुताबिक 2 महिला डॉक्टर की ड्यूटी थी, लेकिन वो दोनों अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। अब देखिए, घटना के बाद सवाल भी हैं, और सवाल ये है कि ड्यूटी पर डॉक्टर क्यों नहीं थे और प्रसव ऐसे ही कराना पड़ा। और सवाल ये भी कि स्वास्थ्य व्यवस्था कब सुधरेगी, जो लचर स्वास्थ्य व्यवस्था अभी दिखाई देती है। अस्पताल में मरीज की एंट्री क्यों रोकी गई। और पटना से बड़ी खबर, जहां देर रात कारोबारी की हत्या से सनसनी मची हुई है। बाकरगंज में आभूषण कारोबारी की हत्या कर दी गई है। घर में ही गोली मारकर हत्या की गई है। मृतक का नाम अवधेश कुमार है। पीर बहोर थाना क्षेत्र में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। मामले की छानबीन में पुलिस से जुटी हुई है। तो घर में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि 11 बजे दुकान को बंद कर व्यवसायी लौट रहे थे और इसी दौरान रिकी भी की गई और घर में उनकी हत्या कर दी गई। मृतक कारोबारी यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उनके रहने वाले रूम में घुस करके जो है गोली मार दिया गया, जिन्हें इलाज के लिए पारस हॉस्पिटल ले जाया गया। इलाज के क्रम में गंज में जो एक लगभग 60 वर्ष के व्यक्ति थे, जो आगरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो उनके परिजनों से जो प्रारंभिक बातचीत हुई है उसमें ये बात आई है कि वर्ष 2015 में आगरा में ही एक हत्या के प्रयास के कांड में वो अभियुक्त थे और अभी सितंबर माह में ही उसमें उनका एक्विटल हुआ था। तो परिवार वालों द्वारा प्राथमिक संदेह उसी मामले को लेकर व्यक्त किया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक घटना का कोई स्पष्ट कारण समझ में नहीं आ रहा है। 11:10 तक रात्रि का एक CCTV फुटेज हम लोगों को मिला, जिसमें वो कमरे में प्रवेश कर रहे हैं और उनके पीछे एक लड़का जाता है जो उनको गोली मार के तुरंत जो है विदिन सेकेंड्स जो है वापस भाग जाता है। और बाहर एक और लड़के के विषय में हम लोग को जानकारी मिली है। तो कल रात में जो CCTV फुटेज मिले उसके आधार पर हम लोग आगे और उसको डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए, सवाल कई है, आभूषण कारोबारी ही निशाने पर क्यों है, और सवाल ये भी कि क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं रह गया है। सवाल ये कि ऐसे बेखौफ अपराधियों पर नकेल कब कसेगी। और दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां आज करीब 50 विमानों में बम की धमकी सामने आई है। पिछले 14 दिन में 350 उड़ानों में बम धमाके की धमकी मिली और आज अकाशा एयरलाइंस की 15 उड़ानों में बम की धमकी मिली है। आज विस्तारा के 17 विमानों में बम की धमकी दी गई। इंडिगो के भी करीब 18 उड़ानों को धमकी मिली है। शंकर आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। शंकर, आखिर क्या हो रहा है? लगातार कई विमानों में धमाकों, धमकी, बम की बात कही जा रही है, हालांकि अधिकांश बार अफवाह ही साबित हो रही है। अभी क्या मामला सामने आया है? देखिए, निश्चित तौर पे पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह से विमानों में धमकी की जो खबरें आ रही हैं,
और जिसकी वजह से कई विमानें विलंब से रवाना हो रही हैं, विलंब से उसको रनवे पे उतारा जा रहा है, क्योंकि उस विमान का जो प्रोटोकॉल्स है, कोई भी अगर विमान में अगर इस तरह की खबरें आती हैं तो प्रोटोकॉल के तहत विमान के अंदर और विमान के बाहर, इसके साथ साथ एयरपोर्ट पर जांच पड़ताल की जाती है। और इसी वजह से कई विमानों के जो उड़ान है उसमें उसका असर देखने को मिल रहा है। तो चाहे आज की बात करें, कल की बात करें या पिछले कुछ समय लगातार की बात करें, तो इस तरह के जो कॉल आ रहे हैं, इस बात को लेकर उड्डयन मंत्रालय के द्वारा, एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा, इसके साथ साथ एयरपोर्ट के अंदर काम करने वाली जो कई अन्य सहयोगी संस्थाएं हैं उसके द्वारा लगातार इस तरह के प्रयास किया जा रहा है कि इस तरह के कॉल्स पे लगाम लगाया जा सके। लेकिन अभी तक इस तरह के कॉल पर ना लगाम लगाया जा पा रहा है, ना ही इस मामले पर बहुत ज्यादा कोई कार्रवाई हो पाई है। लेकिन इस मामले पर पिछले कुछ दिनों पहले कुछ नए कानून, सख्त कानून जो है वो बनाने का फैसला लिया गया था और कहा गया था कि इस मामले पर जो भी शख्स पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये देखना लाजमी होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले पर कैसे रोकथाम लगाया जाएगा। लेकिन इसका जो एक असर है आम लोगों पर काफी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए शंकर, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, पलामू से बड़ी खबर है जहां पुलिस और सीआरपीएफ की छापेमारी हुई है। नक्सलियों के छिपाए गए बंदूक बरामद किए गए हैं। 2 बंदूक और जिंदा कारतूस जब्त किया गया है। बहुदंड राजदेवा पहाड़ के जंगल से ये मिले हैं। माओवादी नीतीश यादव ने छिपाए हुए थे। हुसैनाबाद इलाके में छापेमारी की गई। पुलिस की छापेमारी अभियान जारी है। तो देखिए, माओवादियों की साजिश नाकाम की गई है। पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त छापेमारी की है। ये छापेमारी जारी है। नक्सलियों के छिपाए गए बंदूक बरामद किए गए हैं। इसके साथ साथ 2 बंदूक और जिंदा कारतूस जब्त किए गए, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। खबर दानापुर से, जहां रानी तालाब के पास बालू लदी गाड़ियों से अवैध वसूली करते 4 रंगदार पकड़े गए हैं, जबकि 2 फरार हो गए। पकड़े गए रंगदारों के पास से 1 राइफल, 24 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल, 2 बाइक के साथ 2000 रुपए बरामद किए गए हैं। सभी रंगदारों को पुलिस थाने ले गई, जहां पूछताछ के दौरान सभी ने अवैध वसूली की बात कबूल की है। आरोपियों की माने तो सरपंच पति टुनटुन सिंह के कहने पर बालू लदी गाड़ियों से वसूली की जा रही थी। पुलिस ने टुनटुन सिंह पर भी अवैध हथियार रखने और अवैध वसूली के आरोप में केस दर्ज किया है। जब इन 4 अपराधियों से पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि टुनटुन सिंह के द्वारा हथियार के बल पर घाट से निकलने वाले वाहनों से अवैध वसूली का काम किया जा रहा था। इसी बीच में थाना प्रभारी को सूचना मिला और थाना प्रभारी बलबल के साथ छापेमारी किए और इन 4 को गिरफ्तार किया। खबर बेतिया से है, जहां झाड़ फूक के दौरान हुई मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। झाड़ फूक से रोगी को ठीक करने का दावा तांत्रिक की ओर से किया गया था, लेकिन जब व्यक्ति की मौत हो गई तब तांत्रिक से पैसे की वसूली को लेकर जमकर बवाल हुआ। इस मारपीट में 6 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि लौरिया के कोलाची पुल के पास बागीचे में तांत्रिक बहारन सहनी के पास 2 दिन पहले शिकारपुर के जमुनिया निवासी धुरेंद्र पासवान को इलाज के लिए लाया गया था। परिजनों से बाबा ने इलाज के नाम पर मोटी रकम भी ली थी, लेकिन 2 दिन बाद जब मरीज की मौत हो गई तब हंगामा शुरू हो गया। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। और जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, जहां सेना वाहन पर फायरिंग हुई है। सेना के वाहन पर फायरिंग की गई है। आतंकियों ने सेना के वाहन पर गोलीबारी की है। 3 से 4 आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला किया है। आज सुबह करीब 7:30 पर आतंकियों ने हमला किया। अखनूर सेक्टर में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो सुबह 7:30 बजे के करीब की घटना है। सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। अखनूर में आतंकियों ने हमला किया है। बता दें कि अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हैदराबाद में एक पटाखे की दुकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। इसके चलते कई गाड़ियां चलकर खाक हो गई। एबिडस इलाके में पटाखे की दुकान में जोर के साथ धमाके के साथ अचानक से आग लगी। देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को चपेट में लेते हुए भयानक रूप ले लिया। गनीमत रही कि धमाका होते ही बिल्डिंग में मौजूद लोग भागकर बाहर आ गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में किया। हादसे में एक महिला समेत 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पटाखे की दुकान अवैध रूप से चल रही थी।
देखिए कैसे हैदराबाद में घटना हुई है, जहां ये अवैध पटाखा फैक्ट्री यहां पर चलाया जा रहा था और इस पटाखे की दुकान में देखिए कैसे भीषण आग लग गई। और जैसे ही आग लगी, जो पटाखे रखे हुए थे वो पटाखे लगातार एक एक करके जल रहे हैं और इस समय देखिए अफरा तफरी का माहौल है। मौके पर बताया जा रहा है कि गाड़ियां पहुंची दमकल की, जिसके बाद से इस आग पर काबू पाया जा सका। कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो बड़ा हादसा और इस हादसे में एक महिला समेत 3 जख्मी हैं। बढ़ेंगे आगे। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की घटना के बाद दिल्ली के रेलवे स्टेशनों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। दिवाली और छठ पूजा को लेकर दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है। यहां भीड़ से निपटने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। रेलवे स्टेशनों के अंदर सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है। इस बार उत्तर रेलवे की ओर से 3000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं। वहीं और डिमांड होने पर ट्रेन की संख्या बढ़ाई जा सकती है। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां लखनऊ में होटलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल से होटलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने $55,000 की मांग की है। तो देखिए ये बड़ी खबर, जहां होटलों को बम से उड़ाने की धमकी। लखनऊ से खबर है, जहां ईमेल से होटलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने $55,000 की मांग की है। पीएम मोदी आज देश को बड़ी सौगात देंगे। गुजरात के वडोदरा में पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज टाटा के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। इस कॉम्प्लेक्स में टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से C295 विमान बनाए जाएंगे। यह भारत में निजी क्षेत्र की पहली यूनिट होगी, जिसमें अलग अलग जगह पर तैयार कलपुर्जों को जोड़कर सैन्य विमान बनाया जाएगा। इस योजना में कुल 56 विमान शामिल हैं, जिनमें से 16 स्पेन से एयरबस द्वारा सीधे डिलीवर किए जाएंगे, जबकि बाकी 40 विमान को भारत में बनाया जाएगा। दीपावली में मिठाइयों की खपत अधिक हो जाती है, ऐसे में मिलावटखोर इस मौके का फायदा उठाने में जुट जाते हैं। इसे देखते हुए कैमूर में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मोहनिया एसडीएम और एसडीपीओ ने संयुक्त रूप से मिठाई दुकान का निरीक्षण किया। उन्होंने मिठाई की क्वालिटी पर ध्यान देने के साथ ही साफ सफाई और मिठाई पर एक्सपायरी डेट अंकित करने के भी निर्देश दिए। आज मिठाई के दुकानों पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में हमने बोला कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखिए और जो भी आपके मिठाई जो बना रहे हैं उनको एप्रॉन पहनाइए कि किसी का बाल गिर जाता है तो मिठाई खाने लायक नहीं रहती है, या कई प्रकार के जो जेनेटिक्स बीमारियां भी आ सकती है। तो इन्होंने सभी लोगों ने बोला कि हमने एप्रॉन पहनाएंगे और उसके बाद से साफ सफाई के लिए हमने बोला कि जो भी आप मिठाई बना रहे हैं उसका एक्सपायरी डेट मेंशन कीजिए कि ताकि लोगों को पता चले कि कितना दिन पहले का मैन्युफैक्चरिंग है और कब तक इसको एक्सपायर हुआ है। सभी लोगों ने आज मोहनिया में लगभग 5 से 6 दुकानों का निरीक्षण किया। सभी लोगों ने बोला कि सर आश्वस्त करते हैं कि आपको हम एप्रॉन और जो भी आप निर्देश दिए पालन करेंगे। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की परंपरा काफी समय से चली आ रही है और धनतेरस के दिन हर कोई झाड़ू लेकर घर जरूर लाता है। ऐसी मान्यता है कि इस नई झाड़ू से घर की सफाई की जाती है और घर में जो दरिद्रता होती है उसे झाड़ू से झाड़कर बाहर किया जाता है। लोग धनतेरस के दिन इसकी खूब खरीदारी करते हैं। इसी को लेकर नवादा में जोर शोर से झाड़ू का निर्माण किया जा रहा है और लंबे समय से मुस्लिम समाज इस कार्य से जुड़ा हुआ है। भदौनी के रहने वाले मोहम्मद नसीम कई साल से झाड़ू का निर्माण कर रहे हैं। बंगाल नेपाल से रॉ मटेरियल लाकर यहाँ झाड़ू का निर्माण कराया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अनिल विशाल। दीपावली का त्यौहार आने वाला है और दीपावली से पूर्व मनाए जाने वाला धनतेरस त्यौहार पर झाड़ू की बिक्री खूब होती है और नवादा में झाड़ू का निर्माण भी जो है वो जोर शोर से किया जाता रहा है। इस वक्त आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि नवादा के जो नसीम है वो विगत कई दशकों से झाड़ू बनाते आ रहे हैं और यहाँ पे उनके द्वारा बनाई गई झाड़ू जो है वो बड़ी मात्रा में पूरे ज़िले में भेजी जाती है। और आप इस वक्त जैसा देख सकते हैं कि महिला से लेकर पुरुष जो है वो इस काम में लगे हुए हैं और बड़े पैमाने पर यहाँ झाड़ू का निर्माण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन इन्हीं झाड़ू को खरीदकर लोग घरों में झाड़ू लगाते हैं और घर में जो दरिद्रता जो है उसे दूर भगाते हैं। करीब 10-15 बरस से काम कर रहे हैं इसका। कौन कौन ले जाते हैं?
नवादा में लगभग सभी दुकानदार को देते हैं, होलसेलर में भी, रिटेल में भी, दोनों में बिकता है। मांग होती है? मांग तो बेहतर है, पुरकस है, मांग पूरा नहीं कर पाते हैं। धनतेरस को लेकर क्या तैयारी रखा है? धनतेरस के लिए मतलब वही है कि बिक्री विशेष होता है, उस दिन मांग ज़्यादा होता है, थोड़ा ओवर टाइम करना पड़ता है। अब इस चीज़ है, लगन का चीज़ है, देना ही पड़ता है वक्त पे तैयार करके। जैसा कि आपने सुना, नसीम भाई का ये कहना है कि इन्हें इतनी डिमांड हो जाती है दिवाली के मौके पे कि ये झाड़ू जो है वो बना नहीं पाते हैं, और दीपावली जैसे शुभ त्यौहार में भी इनका जो है सो झाड़ू जो है वो पूरे ज़िले को जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नवादा से गंगा जमुना तहजीब की एक खूबसूरत तस्वीर देखने को मिल रही है, और इनके द्वारा बनाई गई झाड़ू जो है वो धनतेरस के मौके पर खूब बिकती है। न्यूज़ 18 नवादा। दिवाली के मौके पर मगध के इलाके में घरौंदा पूजन की भी परंपरा है। इस पूजा में मिट्टी के बर्तन में प्रसाद रखे जाते हैं। मान्यता है कि घरौंदा पूजन से भाई सुखी और संपन्न रहते हैं और उनके घर में खुशहाली आती है। आज के दौर में मिट्टी के बर्तनों की डिमांड कम हुई है, लेकिन आज भी लोग अपनी संस्कृति से जुड़े हैं और परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनिल विशाल। लक्ष्मी पूजा के बाद घरों में घरौंदा पूजन की परंपरा है, और खासकर मगध में यह परंपरा जो है वो काफ़ी सालों से निभाई जा रही है। और उस घरौंदे में जो मिट्टी के जो बर्तन जो लगते हैं उसका भी निर्माण दिए के निर्माण के साथ साथ ही काफ़ी तेज़ी से किया जाता है। हालांकि शहरी इलाकों में इसकी डिमांड कुछ कम तो जरूर हुई है, मगर ग्रामीण इलाकों में आज भी इसका निर्माण जो है वो ज़ोर शोर से किया जा रहा है। जैसा कि आप इस वक्त देख सकते हैं कि उन बर्तन का निर्माण जो है यहाँ पे किया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि बहनें जो है वो घरौंदा पूजा करती है, और वो यही प्रार्थना करती हैं कि लक्ष्मी जी जो है उनके घर में बरकरार रहे। वो घरौंदा पूजन इसीलिए करती हैं कि उनके भाई का भी जो घर जो है वो सुखी से भरा रहे। कि घुड़कुल्ला वाला सामान बनाते हैं दिवाली का। अच्छा, उसके बाद में पूजाता है, लड़की लोग पूछता है दिवाली में। उसके बाद में धन दौलत के लिए, भाई के लिए भरा रहे। जैसा कि आपने सुना कि तुम्हारा का ये कहना है कि पहले की अपेक्षा में हालांकि इसका निर्माण कम होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आधुनिकता त्यौहार पे भी हावी हुई है, और यही कारण है कि लोग धीरे धीरे इस चीज़ को भूलते जा रहे हैं। मगर आज भी कई लोग इस संस्कृति को बचाए हुए हैं, और जो लक्ष्मी पूजा के बाद जो घरौंदा पूजन होता है उसके लिए ये लोग जो मिट्टी जो है वो मिट्टी का जो बर्तन जो है वो दिए के साथ साथ भी इसे खूब मनाते हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।